Hello students, welcome to Commerce at 24/7. My name is Harsh and I am your business studies mentor. And today we are going to discuss about motivation. डायरेक्टिंग का बेटा चैप्टर चल रहा था और मोटिवेशन उसका दूसरा पार्ट है। पहला पार्ट सुपरविजन है और इसकी जस्ट पहले वाली वीडियो में मैंने सुपरविजन आपको पढ़ाया हुआ है, जहां पे मैंने आपको प्रिंसिपल्स ऑफ डायरेक्टिंग भी कवर किया हुआ है। एंड इस वीडियो में आज हम समझने वाले हैं कि मोटिवेशन क्या होता है। ठीक है, बेसिकली मोटिवेशन, अगर आप फोन चलाते होगे, थोड़ा बहुत इंस्टाग्राम चलाते होगे, फेसबुक चलाते होगे और व्हाट्सएप चलाते होगे, यहां पे आपको बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीकर्स, बहुत सारे मोटिवेशनल स्टोरीज, स्टेटस और रील्स देखने के लिए मिलते होंगे। और बेसिकली वो क्या करते हैं, आपके अंदर की जो आत्मा है ना, उसको जगाने की, झंझोरने की कोशिश करते हैं कि भाई उठो और अपने काम पे जाके लग जाओ। हमारे देश में सदियों सदियों से बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीकर रहे हैं। स्वामी विवेकानंद हो, गांधी जी हो, है ना, उन्होंने हम लोगों को एक रास्ता दिखाया है कि अपने मतलब उनकी जो नॉलेज रही है ना, उसने हमको रास्ता दिखाया है कि किस प्रकार से हम अपनी मंजिल को अचीव कर सकते हैं, मंजिल तक पहुंच सकते हैं। अब बात यह आती है यार, मोटिवेशन एज अ ऑर्गेनाइजेशन क्या होगा, एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कौन किसको मोटिवेट करेगा, क्यों जरूरत पड़ रही है मोटिवेशन की, एंड ऑर्गेनाइजेशन में मोटिवेशन का क्या इंपॉर्टेंस है, क्यों एक ऑर्गेनाइजेशन में सारे लोग अगर मोटिवेटेड रहे तो अच्छी बात है। तुम ये बताओ, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट से लेकर यहां तक हमने बहुत सारी पढ़ाई कर ली और हर जगह आपने देखा होगा, मैंने आपको बोला भी है कि एम्प्लॉइज अगर मोटिवेटेड रहेंगे ना तो वो काम अच्छे तरीके से कर पाएंगे। अब ये मोटिवेशन आती कहां से है? तो सबसे पहले बेटा जो मोटिवेशन है ना, वो एक इनर फीलिंग है। आप एक बात समझ लीजिए, कोई इंसान, कोई भी इंसान, चाहे वो कोई भी हो, वो आपको मोटिवेट नहीं कर सकता है अगर आप अंदर से जो है आवाज ना आए। मोटिवेशन क्या है? बंदा आपको चार मोटिवेटिंग बातें कह सकता है, लेकिन वो जो अंदर की आवाज है ना, अगर आपने वो मोटिवेटिव बातों को इस कान से सुना, इस कान से निकाल दिया, तो कोई फायदा नहीं है किसी भी मोटिवेटर के मोटिवेशन का। लेकिन आपने एक बात सुनी और वो मन के अंदर घर कर गई और उस इनर वॉइस को, उस इनर आवाज को आपने मतलब अपने कामों में डाला एंड अपने काम को करते गए मंजिल को अचीव करने के लिए ना, तो मंजिल पा लोगे। बस सिंपल सी बात है। मोटिवेशन सबसे पहले तो एक इनर फीलिंग है, ये मैं आपको क्लियर कर देता हूं, चाहे आप किसी भी सेंस में उसको देखें, इंडिविजुअल के सेंस में देखें या किसी कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन के सेंस में देखते हैं। अब मोटिवेशन बेसिकली गोल्स को अचीव करने की बात करता है। बेसिकली मोटिवेशन है एटीट्यूड से रिलेटेड चीज, कि एटीट्यूड कैसा है इंसान का। अगर किसी इंसान का एटीट्यूड है बिस्तर पे पड़े रहना, आलस करते रहना, और दुनिया बोल के चली जाए, उसके मतलब जू ना रेंगना उसकी जो है कानों पे, तो एटीट्यूड का फर्क पड़ता है। मोटिवेशन अगर आप कायदे से लेते हैं ना एंड अपने इनर वॉइस को पहचानते हैं, मोटिवेशन आता है आपके अंदर से ना, तो आप सफलता प्राप्त करते हैं, आपकी परफॉर्मेंस बेटर होती है। मोटिवेटर का काम होता है आपको सपोर्ट देना, आपको प्रॉब्लम से बाहर निकालना, एंड प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन नहीं तो कोई बात नहीं, लेकिन उन सॉल्यूशंस तक कैसे पहुंचा जाए, इन सारी चीजों के बारे में मोटिवेशन बात करता है। एंड अगेन मोटिवेशन इज एन आइडिया। अगर वो आइडिया आप रखते हो तो आप मोटिवेट हो सकते हो, नहीं रखते हो, अंदर की आवाज नहीं आ रही, दिल नहीं कह रहा, अंतरात्मा नहीं कह रही, तो फिर नहीं कर सकते हो। बेसिकली मोटिवेशन का सेंस एक ही है, बट ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है मोटिवेशन, अब हम ये पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। तो मोटिवेशन कैन बी डिफाइंड एज स्टिमुलेटिंग। बेटा स्टिमुलेटिंग का मतलब होता है ना प्रभावित करना। स्टिमुलेटिंग का मतलब होता है प्रभावित करना। प्रभावित वर्ड से निकलता है प्रभाव। अब जब आप किसी पे इतना प्रभाव डाल दें कि वो बंदा अपना काम करने के लिए, आपका काम नहीं, वो तो लीडरशिप होता है कि लीडर का काम उसके फॉलोवर करे, जब आप किसी के ऊपर इतना प्रभाव डाल दें कि वो इंसान अपना काम स्वयं करने के लिए रेडी हो जाए ना, दैट इज मोटिवेशन। तो स्टिमुलेट करना, अब जैसे मैंने आपको डायरेक्टिंग में 4 वर्ड दिए थे ना, इंस्ट्रक्टिंग, गाइडिंग, कम्युनिकेटिंग और लीडिंग, बेटा वैसे ही मैं आपको यहां पे भी आपके वर्ड्स दे रहा हूं, 3 वर्ड्स दे रहा हूं। सबसे पहला आता है स्टिमुलेटिंग, मतलब प्रभावित करना। इंस्पायरिंग मतलब इंस्पायर करना, जैसे कि मैंने आपको बताया भी था कि कोई बच्चा है, उसने अपने घर के दीवारों पे विराट कोहली की फोटो लगा रखी है, क्रिकेट खेलने जब भी जाता है विराट कोहली की फोटो देख के जाता है, इसका मतलब विराट कोहली से वो बच्चा इंस्पायर्ड है। तो किसी को इंस्पायर करना, किसी को प्रभावित करना और किसी को इंड्यूस करना, मतलब अपनी बातों में उलझा लेना। और वहां यहां पे किसी को कौन है, वो एम्प्लॉई है, कि आपने एम्प्लॉय को प्रभावित कर लिया अपनी बातों से, एम्प्लॉय को इंस्पायर कर लिया या एम्प्लॉय को इंड्यूस कर लिया कि वो
परफॉर्म करे, अपनी बेस्ट कैपेसिटी में अपना 100% देने की वो बंदा कोशिश करे। बेटा यही होता है मोटिवेशन, कि आपने किसी इंसान को ऐसा समझा दिया, ऐसा प्रभावित कर दिया कि वो इंसान अब अपना काम तो कम से कम कर ही रहा है। मोटिवेशन एक साइकोलॉजिकल टर्म है, ठीक है ना, मतलब बुद्धि का खेल है। आप समझे तो समझे, नहीं समझे तो नहीं समझे, ठीक है। मोटिवेशन किसी के ऊपर भी फोर्स नहीं की जा सकती है। मैं किसी को यह नहीं कह सकता हूं कि तुम्हें मोटिवेट होना ही पड़ेगा, अब कोई नहीं होना चाहता तो नहीं होना चाहता, ठीक है। तो मोटिवेशन कैन नॉट बी फोर्स्ड। और अब बात करते हैं कि क्या मेजर कंपोनेंट्स है। ये बेसिकली फोटो जो आपको मेरे पीछे दिख रही है ना, ये आपको समझाएगी कि बेसिकली मोटिवेशन काम कैसे करता है। जैसे ये लड़की है और ये अभी शायद मान के चलो कि ये थोड़ी फैटी होगी, एंड अब ये जिम के बारे में पढ़ाई कर रही है, जिम के बारे में देख रही है मैगजीन्स वगैरह कि जिम जाऊंगी तो क्या होगा। तो यहां पे आता है एक्टिवेशन, कि इसको अपने ड्रीम्स को अचीव करने का, मान लो एक फिट बॉडी इसको चाहिए, तो ड्रीम्स को अचीव करने का ना इसके अंदर एक्टिवेशन आया। अब ये धीरे 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 जिम जाना शुरू कर दिया इसने, एंड उसे हम कहेंगे परसिस्टेंस, कि भाई ये डेली जिम जा रही है, ठीक है। और क्या कर रही है, ट्रेडमिल वगैरह पे दौड़ रही है, पहले अपना स्टैमिना वगैरह बना रही है। बट धीरे धीरे क्या हुआ, ये इंटेंसिटी की तरफ चली गई। अब ये किक बॉक्सिंग भी कर रही है, अब ये वेट भी कर रही है, वेट ट्रेनिंग भी कर रही है। तो ऐसे काम करता है मोटिवेशन। पहले आपके अंदर मोटिवेशन जब जाता है ना, तो आप एक्टिवेट होते हो कि मेरे को ये काम करना है, फिर आप कंटिन्यूअसली उस काम को करते हो, यानी कि परसिस्टेंस, और फिर ऐसा आता है कि आप उस काम को बहुत अच्छे से करते हो, वो आती है इंटेंसिटी, ठीक है। तो मोटिवेशन के कुछ फीचर्स हैं। सबसे पहला फीचर ये है कि मोटिवेशन एक साइकोलॉजिकल फिनोमिना है। अगर आपकी अक्ल में बात घुसी तो घुसी, बेटा नहीं घुसी तो नहीं घुसी, ठीक है ना। आप किसी के ऊपर फोर्स नहीं कर सकते हैं। अगर इंसान मोटिवेटेड होगा, अगर मैं कहूं कि भाई मेरा एक स्टूडेंट है और मैं उसको ये समझा ले गया कि पढ़ना क्यों जरूरी है, लाइफ में कुछ करना क्यों जरूरी है, अगर मैं ये समझा ले गया उसको ना, तो वो क्या करेगा, पढ़ाई करेगा। पढ़ाई से क्या होगा, वो अच्छे नंबर लाएगा। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं कि ऑब्जेक्टिव अचीव हो रहा है उस बच्चे का। तो जैसे उस बच्चे का ऑब्जेक्टिव अचीव होगा, वैसे ही एक ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉय का भी ऑब्जेक्टिव या गोल अचीव होगा। तो मोटिवेशन से गोल डायरेक्टेड बिहेवियर निकलता है। जो व्यवहार होगा ना उस एम्प्लॉय का, वो गोल डायरेक्टेड होगा कि भैया अब मैं ऐसा व्यवहार करूंगा कि मैं गोल को अचीव करूं। एक बच्चा कहेगा कि मैं टीवी देखना छोड़ दूंगा, मैं फोन चलाना छोड़ दूंगा, क्यों ये सब कर रहा है वो, ताकि गोल अचीव हो पाए। तो जो बिहेवियर निकल के आता है ना, जो व्यवहार निकल के आता है ना मोटिवेशन से, वो निकल के आता है गोल डायरेक्टेड। मोटिवेटर पॉजिटिव भी हो सकते हैं, निगेटिव भी हो सकते हैं। देखो छोटे बच्चों को बहुत समझाया जाता है, बेटा मिट्टी मत खाना, बेटा मिट्टी मत खाना, लेकिन अब लड़का नहीं मान रहा है, मिट्टी खा रहा है। उस केस में क्या होता है, फिर दे, है ना, फिर उसको निगेटिव तरीके से समझाना पड़ता है। कोई माँ बाप मारना नहीं चाहता है, बट हाँ फिर भी उसको डराना धमकाना पड़ता है कि भाई मिट्टी मत खा, तेरी हेल्थ के लिए खराब है। अब बच्चा प्यार से तो समझा नहीं, लेकिन हो सकता है कि मार के डर से समझ जाए कि भैया मिट्टी खाना गलत चीज है। आप समझ रहे हैं कि उसको ये पता लग जाएगा कि मार मुझे जब जब पड़ती है, इसका मतलब कि मैं कोई गलत काम कर रहा हूं। अब ये भी एक साइकोलॉजिकल फिनोमेना है, वो एक अलग कहानी है। बट अभी इतना समझो कि मोटिवेशन पॉजिटिव या नेगेटिव भी हो सकती है। एक और एग्जांपल देता हूं, एम्प्लॉय के सेंस में। एम्प्लॉय है, वो बहुत छुट्टी लेता था, अब मैनेजर समझा के थक गया, भाई इतनी छुट्टी मत ले, या कोई रीजन बता दे कि क्यों छुट्टी ले रहा है। तू रीजन भी नहीं बता रहा, छुट्टी भी बहुत ले रहा है, कंपनी का बहुत नुकसान हो रहा है। तो ये तो हो गया प्यार। लेकिन कुछ लोग होते हैं, कहते हैं ना कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते, तो वो था लातों का भूत। अब मैनेजर ने उसकी सैलरी काट ली 10-15 दिन की। अब एम्प्लॉय के होश ठिकाने लग गए। तो अब ये क्या है, उसने पहले प्यार से समझाने की कोशिश की, मोटिवेट करने की कोशिश की, नहीं हुआ। फिर उसने नेगेटिव तरीका अपनाया कि उसने पैसा काट लिया। अब हो सकता है कि एम्प्लॉय सुधर जाए। तो मोटिवेशन पॉजिटिव एज वेल एज निगेटिव भी हो सकती है। चलो एक तो ये हो गया, ठीक है। अच्छा अगला देखते हैं। मोटिवेशन एक कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर है। देखो मोटिवेशन देना और मोटिवेशन लेना दोनों ही आसान काम नहीं है। मैं चाहूं कि भैया मैं मोटिवेशन अच्छा दे दूं, बट सामने वाला लेना ही नहीं चाह रहा है, वो कह रहा है अरे चलो ज्ञान मत दो, चलो अपना काम करो चल के, तो उसके से मोटिवेशन काम नहीं आएगा। तो मोटिवेशन एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, एंड आप आज बोलते हो कोई चीज एंड उसका फर्क आपके एम्प्लॉयज के ऊपर 20 दिन बाद पड़ता है, ऐसा भी हो सकता है। तो मोटिवेशन को समझना ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। एंड इसके अलावा मोटिवेशन डायनेमिक है और कंटिन्यूअस है। मोटिवेशन समय के हिसाब से आप देते हैं एंड कंटिन्यूअसली चलती भी रहती है, ठीक है। अब बात करते हैं मोटिवेशन की प्रोसीजर की। देखो मोटिवेशन का प्रोसेस जो है वो अपने आप में एक टेक्निकल फिनोमिना है, समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। क्या है टेक्निकल फिनोमिना, वो आपको बताता हूं। मोटिवेशन में बेसिकली होता क्या है बच्चा पार्टी, हाँ मोटिवेशन में बेसिकली होता क्या है, सबसे पहले ना एक आती है अनसेटिस्फाइड वांट। जैसे मान लो किसी इंसान को
मान लो श्याम नाम है बच्चा, भाई किसी इंसान का नाम है श्याम, और श्याम को एग्जांपल लेके चलते हैं, श्याम को खरीदनी है कार, ठीक है, और खरीदनी ही खरीदनी है और हमेशा से खरीदनी थी। मतलब श्याम की जो ये वांट है ना वो अनसेटिस्फाइड रह गई थी कहीं ना कहीं, लेकिन अब वो अपनी वांट को सेटिस्फाई करना चाहता है। तो पहले तो कोई ऐसी वांट होगी जो आपकी अनसेटिस्फाई रह गई हो। तीन चीजें होती है, नीड, वांट, डिजायर, ठीक है। वांट मतलब आपकी इच्छा क्या है, नीड जरूरत क्या है, और डिजायर लग्जरी में आती है। जैसे नीड क्या है, पंखे की, कूलर की, लेकिन डिजायर क्या है, लग्जरी की यानी एसी की। नीड हो सकती है गाड़ी की, लेकिन डिजायर क्या है कि ऑडी ही खरीदूंगा, बीएमडब्ल्यू ही खरीदूंगा, लग्जरी में आती है डिजायर। तो आपकी मान लीजिए कोई वांट है, कोई जरूरत है, कोई इच्छा है, लेकिन वो अनसेटिस्फाइड है। जैसे एक बंदे की कार खरीदने की, वो बंदा बड़ा अनसेटिस्फाइड फील कर रहा है। धीरे धीरे वो जो अच्छा होगी ना वो बदल जाएगी फ्रस्ट्रेशन में। बंदा अनईजी होने लगेगा, फ्रस्ट्रेट होने लगेगा, अरे यार मेरे घर में कभी कार नहीं आएगी क्या, मैं कभी कार नहीं खरीद सकता ना, तो ऐसा आएगा फ्रस्ट्रेशन। फिर उसके अंदर वो सोचेगा नहीं अब तो मुझे ठान ही लिया, अब तो मेरे को गाड़ी खरीदनी ही है, और वो अब ये देखना शुरू कर देगा कि कितने तरीकों से वो गाड़ी खरीद सकता है। मान लो दो तरीके निकल के आते हैं, एक तो हो सकता है कि वो फर्स्ट हैंड गाड़ी खरीद ले, ठीक है, कि हाँ भाई मैं जो है फर्स्ट हैंड गाड़ी खरीद लेता हूं, और एक तो हो सकता है कि सेकेंड हैंड गाड़ी खरीद ले, ठीक है। तो अब वो ये देखेगा मैं कौन कौन सी गाड़ी खरीद सकता हूं, ठीक है। तो मान लो उसके पास पैसे कम थे और उसको गाड़ी खरीदनी ही थी, तो अब वो एक गाड़ी खरीद लेगा। मान लो उसने सेकेंड हैंड गाड़ी को खरीद लिया कि हाँ भाई अब मैंने सेकेंड हैंड गाड़ी खरीद ली है, ठीक है। जब वो खरीद लेगा वो सेटिस्फाइड हो जाएगा, और सेटिस्फाइड हो जाएगा तो उसकी फ्रस्ट्रेशन कम हो जाएगी। बेसिकली यही मोटिवेशन का प्रोसीजर है। तो मोटिवेशन में सबसे पहले क्या होगी, कोई वांट ऐसी होगी जो अनसेटिस्फाइड रहेगी, फिर आप उसमें ऐसा कोई काम करोगे कि वो वांट सेटिस्फाइड हो जाएगी एंड आपकी फ्रस्ट्रेशन कम हो जाएगी। मोटिवेशन की यही प्रोसेस हम लोग को पढ़नी रहती है। चलिए जी, अब बात करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ मोटिवेशन। मोटिवेशन की इंपॉर्टेंस क्या है? सबसे पहला इंपॉर्टेंस है कि किसी के निगेटिव एटीट्यूड को पॉजिटिव एटीट्यूड में बदलना, ये मोटिवेशन ही कर सकता है। निगेटिव एटीट्यूड को पॉजिटिव एटीट्यूड में बदलने का काम ये मोटिवेशन ही कर सकता है। प्रॉपर कहानी ये है कि कुछ लोग होते हैं ना, वो हर चीज में कमी ढूंढते हैं, हर चीज में कमी ढूंढते हैं। अच्छा ये पढ़ा रहे हैं, ऐसा नहीं बताया, अच्छा ये बना आज खाने में नमक बहुत कम है, वो भले लाख अच्छा बनाओ, लेकिन कुछ लोग होते हैं उनकी कमी ढूंढने की, उनकी सोच ही निगेटिव हो चुकी है, वो हर चीज में निगेटिविटी ढूंढते हैं। अच्छा पढ़ लेगा तो क्या कर लेगा, है ना, या अरे ठीक है कर रहा है नौकरी, हमसे क्या लेना देना। तो उनकी आदत है नेगेटिव चीजों को ढूंढने की। मोटिवेशन आता है कि अब देखो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है ना, बच्चा पार्टी, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, पॉलिटिकल पार्टी हो, घर हो आपका, कोई भी इंस्टीट्यूशन है जहां पे 4 लोग काम कर रहे हैं ना, वो परफेक्ट नहीं हो सकती। दुनिया में कोई भी चीज परफेक्ट नहीं है, कमी हर ऑर्गेनाइजेशन में होगी। अब जो नेगेटिव लोग होंगे वो हमेशा कमी ढूंढते रहेंगे। मोटिवेशन जब आप करोगे ना, तो मोटिवेशन ही वो तरीका है जिससे आप नेगेटिव लोगों के अंदर भी पॉजिटिव एटीट्यूड ला सकते हो। सेकेंड कहानी आती है, मोटिवेशन से एम्प्लॉइज की परफॉर्मेंस लेवल इंप्रूव होती है, कि हाँ भाई एम्प्लॉइज जो है ना वो बेहतर परफॉर्म करने लगेंगे। अगर कोई एम्प्लॉय अपने 50% एफिशिएंसी पे काम कर रहा है, वो 100% पे चला जाएगा, यानी कि वो अब बेहतर काम करने लगेगा, ठीक है, मोटिवेशन से। इसके बाद अगर एम्प्लॉइज मोटिवेटेड रहेंगे तो ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स अचीव होते रहेंगे। अगर बंदा अंदर से मोटिवेटेड ही फील नहीं कर रहा, वो सोच रहा है अरे यार क्या करेंगे काम करके, हटाओ यार, ठीक है, तो उस केस में ऑर्गेनाइजेशनल गोल अचीव नहीं हो पाएंगे। अब जो मोटिवेशन है ना, वो एक अच्छा वर्क इन्वायरमेंट भी क्रिएट करता है। अगर सारे लोग मोटिवेटेड रहेंगे, कंपनी की बुराई नहीं करेंगे, अपने काम से काम रखेंगे, तो एक अच्छा वर्क इन्वायरमेंट भी क्रिएट होगा। अगर मैनेजर को कोई भी चेंज या बदलाव कंपनी में इंट्रोड्यूस कराना है ना, तो वो काम भी मोटिवेशन के द्वारा हो सकता है। कि भैया मान लो कोई टेक्नोलॉजी चेंज हुई, एम्प्लॉइज टेक्नोलॉजी को चेंज करने के लिए मान नहीं रहे थे, मोटिवेट करो उनको, समझाओ कि ये क्यों जरूरी है, समझ गए तो बहुत अच्छी बात हो जाएगी। और अगर इंसान मोटिवेटेड फील करेगा, कंपनी के लिए काम करेगा, कंपनी भी रिवॉर्ड देगी, इंसेंटिव देगी, फाइनेंशियल नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव, तो एम्प्लॉय भी हमारे छोड़ के ऑर्गेनाइजेशन जाएंगे नहीं, यानी कि एम्प्लॉय टर्नओवर में भी डिक्रीज होगा, जिसको हम कहते हैं लेबर टर्नओवर या एम्प्लॉय टर्नओवर रेट, तो उसमें भी कमी आएगी। ठीक है बच्चों, तो क्या क्या पढ़ लिया एक बार और देख लेते हैं। अपन ने पढ़ लिया है आज सबसे पहले मोटिवेशन होता क्या है, मोटिवेशन में क्या मेजर कंपोनेंट्स हैं, मोटिवेशन की क्या कैरेक्टरिस्टिक है, मोटिवेशन की प्रोसेस क्या है, और मोटिवेशन की इंपॉर्टेंस क्या है। अब बात करते हैं द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इन द मोटिवेशन इज नीड हायरार्की थ्योरी, या मैस्लो की नीड हायरार्की थ्योरी भी आप इसको कह सकते हैं। बेसिकली
अब्राहम मास्लो नाम के एक इंसान थे, अब तो रहे नहीं होंगे शायद। अब्राहम मैस्लो नाम के एक इंसान थे और उन्होंने मोटिवेशन की कहानी हम लोगों को दी थी और इन्होंने बताया था कि जरूरतें तो हैं लेकिन इन जरूरतों की अपनी एक हायरार्की है। पहले ये जरूरत है, फिर दूसरी जरूरत है, फिर तीसरी है, फिर चौथी और पांचवी है। पांचवें नंबर पे आती है। सबसे पहले पहली जरूरत को पूरा करना है और पहली जरूरत जब तक पूरी नहीं होगी तो उसकी मोटिवेशन चाहिए, फिर सेकंड जरूरत की मोटिवेशन चाहिए, फिर थर्ड जरूरत की, फोर्थ जरूरत की और फिफ्थ जरूरत की। तो लोगों ने कहा अरे ये कहना क्या चाहते हो, एक डायग्राम में बताओ ना। तो इन्होंने कहा ठीक है। तो इन्होंने ये कहा कि मैं एक नीड हायरार्की थ्योरी दे रहा हूं और नीड ही वो चीज है, नीड या डिजायर ही वो चीज है जो इंसान के अंदर, जरूरत और इच्छाएं ही वो चीज है जो इंसान को चलाए रखती हैं। जैसे मुझे पैसे कमाने, मैं रोज अपना काम करता रहूंगा, नौकरी करता रहूंगा, क्यों? क्योंकि मुझे पैसे कमाने। तो मेरी मोटिवेशन का वो क्या है? पैसा। किसी की मोटिवेशन का क्या है? कुछ और। किसी की मोटिवेशन का क्या है? कुछ और। भाई कोई अगर फैमिली वाला है, उसको अपने बच्चों की देखभाल करनी, तो उसका मोटिवेशन वो भी है। ठीक है ना? चलो, तो इन्होंने 5 तरीके से बांटा है चीजों को। सबसे पहली नीड है फिजियोलॉजिकल नीड, दूसरी है सेफ्टी सिक्योरिटी नीड, तीसरी है सोशल और बिलोंगिंगनेस नीड, चौथी है स्टीम नीड और पांचवी है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड। देखो यार, इतने अच्छे से पढ़ाई करो ना कि फिर मोटिवेशन की नीड हायरार्की थ्योरी, मोटिवेशन, डायरेक्शन कुछ पढ़ने की जरूरत ना पड़े कहीं और से। टीचर एक हो, कंटेंट एक हो, सब समझ में आए, बस ये बहुत है आपके लिए। कुल मिला के कहानी इतनी सी है कि यार एक टीचर पे भरोसा करना सीख लो। मुझसे पढ़ो, किसी और से पढ़ो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, बट पढ़ो, बस पढ़ो और उसी से पढ़ते रहो, क्योंकि वही टीचर होगा। सारे टीचर्स मेहनत कर रहे हैं, सारे टीचर अच्छा कर रहे हैं, आपको आपकी सफलता तक एक टीचर पहुंचा सकता है। तो वही मैं कहना चाह रहा हूं। अभी बात ये हो रही है कि भैया ऐसा पढ़ाई करो कि मैस्लो की नीड हायरार्की थ्योरी की बात हो, मोटिवेशन की बात हो, डायरेक्शन की बात हो, स्टाफिंग, कंट्रोलिंग, फाइनेंशियल मार्केट, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, मार्केटिंग, कंज्यूमर प्रोटेक्शन, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, किसी की भी बात हो, आपको सब कुछ समझ में आए। ठीक है? तो मैस्लो की नीड हायरार्की थ्योरी में बार बार मैं इसलिए रिपीट कर रहा हूं ताकि आपको ये चीजें यहीं पे याद हो जाए, क्लास के अंदर ही। सबसे पहला आता है फिजियोलॉजिकल नीड, यानी कि जहां पे बेसिक जरूरतों की बात होती है। फिर सेफ्टी सिक्योरिटी नीड, सोशल बिलोंगिंगनेस नीड, स्टीम नीड और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड। और बेहतर समझने के लिए ये डायग्राम आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आई होप कि आप लोगों को अच्छा भी लग रहा होगा। ढूंढ के लाया हूं चीजें आपके लिए। ठीक है? तो सबसे पहला आता है मैस्लोज हायरार्की ऑफ नीड्स में फिजियोलॉजिकल नीड्स। फिजियोलॉजिकल मतलब हमारी मूलभूत सुविधाएं, हमारी मूलभूत इंसानी शरीर की जरूरतें। सबसे पहले क्या आता है बेटा? हमारी जरूरत क्या है? अगर सबसे पहले की जरूरत की बात करूं ना, तो बेटा सबसे पहले अगर कोई जरूरत है हमारी तो वो है एयर, यानी कि हवा। सांस आती रहेगी तो हम चलते रहेंगे, तो सांस, हवा, एयर। फिर पानी, पानी के बाद अपन को चाहिए खाना, खाने के बाद अपन को चाहिए घर, घर के बाद हम लोग को चाहिए नींद, फिर हम लोग को चाहिए कपड़े, और कपड़ों के अलावा हमको अपनी आगे आने वाली पीढ़ी को भी बढ़ाना है, तो रिप्रोडक्शन। ठीक है? सेफ्टी नीड की बात करते हैं। सेफ्टी नीड की बात करने से पहले यह बता दूं कि यह आएगा 1 नंबर पे, यह आता है 2 नंबर पे। सेफ्टी नीड का मतलब है कि एक इंसान सबसे पहले अपने लिए रोटी, कपड़े, मकान की चिंता करेगा। एंड रोटी, कपड़े, मकान से ही, अगर उसके पास नहीं है रोटी, कपड़ा, मकान, तो पहले उसको जुगाड़ने की कोशिश करेगा एंड उसकी मोटिवेशन अंदर से लाएगा। फिर आता है सेफ्टी नीड। रोटी, कपड़ा, मकान जैसे ही मिला, अब वो अपनी सेकेंड नीड की तरफ बढ़ता है, यानी कि पर्सनल सिक्योरिटी, यानी कि जॉब सिक्योरिटी, यानी कि हेल्थ सिक्योरिटी की नीड। ठीक है? तो पर्सनल सिक्योरिटी यानी चोरू चक्कों से नीड आपकी बचाए, मतलब बची रहे। एम्प्लॉयमेंट यानी कि जॉब सिक्योरिटी, रिसोर्सेज, आपके घर परिवार में सब कुछ सेफ रहे, सिक्योर रहे, आपकी हेल्थ अच्छी रहे, आपकी प्रॉपर्टियां सब सेफ सिक्योर रहे, तो ये आपकी दूसरी नीड है। इन दूसरी नीड को पूरी करने के लिए भी आपको क्या चाहिए? मोटिवेशन चाहिए। फिर आती है थर्ड नीड, जो कि है लव एंड बिलोंगिंगनेस नीड। अब ना जब ये सब मिल जाएगा, रोटी, कपड़ा, मकान, सेफ्टी, जॉब सिक्योरिटी, प्रॉपर्टी सिक्योर हो गई, सब कुछ मिल जाएगा, अब आपको चाहिए आपके रिश्ते। किसी भी इंसान, हम लोग सामाजिक इंसान हैं, तो हम लोग को समाज की जरूरत है। हम अकेले जीवन यापन नहीं कर सकते हैं, हमें दोस्त यार भी चाहिए, यानी कि फ्रेंडशिप। ठीक है? हमें कोई जीवन साथी भी चाहिए, यानी कि इंटीमेसी। हमें घर परिवार भी चाहिए, यानी कि माता, पिता, बहन, भाई, जीजा, चाचा, मामा, ये सब लोग भी हमारी फैमिली के हिस्सा होते हैं। और फिर आता है सेंस ऑफ कनेक्शन, और हमें
इन लोगों से एक सेंस ऑफ कनेक्शन मिलता है कि हाँ भाई, लोग कहते हैं ये मेरी फैमिली है, ये मेरा घर है। घर का मतलब मकान से नहीं होता है, मकान होता है जहां पे ईंट की इमारतें हो। घर का मतलब होता है बच्चा पार्टी कि हाँ भाई जहां पे लोग रहें। मकान तब तक मकान ही रहेगा जब तक उसमें लोग नहीं रहेंगे। जब लोग रहेंगे ना तो वो मकान क्या बन जाता है, वो मकान भी घर बन जाता है। ठीक है, जब लोग अच्छे से रहेंगे। तो लव एंड बिलोंगिंगनेस नीड, कि भैया ये बिलोंगिंगनेस समझ रहे हो कि ये चीज मेरी है, ये फैमिली मेरी है, मैं इस फैमिली का हिस्सा हूं। फिर आता है बच्चा पार्टी स्टीम। अब स्टीम में क्या देखते हैं, स्टीम में देखते हैं आपके अपना रुतबा। भाई देखो, ये सब मिल गया, घर परिवार पैसा रिसोर्सेज नौकरी चाकरी रोटी कपड़ा मकान सब मिल गया। अब एक इंसान को क्या चाहिए, इज्जत चाहिए। समाज में कई बार ऐसा देखा होगा आपने कि किसी के पास पैसा बहुत हो आपके अड़ोसी पड़ोसी में, लेकिन आदमी इज्जत नहीं करता होगा। ठीक है, कुछ भी और रीजन हो सकता है, मतलब मैं उसमें रीजन पे नहीं जा रहा हूं, मैं तो एक बात बता रहा हूं कि पैसे के साथ साथ इज्जत भी बहुत जरूरी है, आजादी बहुत जरूरी है, पहचान बनाना बहुत जरूरी है देश दुनिया समाज में। तो रिस्पेक्ट की बात की जाए, है ना, सेल्फ स्टीम की बात की जाए कि हाँ भाई आपका अपना रुतबा है, स्टेटस की बात की जाए, लोग आपको पहचान रहे हो, पूछ रहे हो, रिकॉग्निशन इंपॉर्टेंस दे रहे हो। भाई आपका 4 लोग का दोस्त का ग्रुप है, एक 3 चले जाए और आपको ना बुलाएं, कैसा लगेगा, बुरा लगेगा ना। तो इंपॉर्टेंस की बात, रिकॉग्निशन की, उन्होंने आपको इंपॉर्टेंस नहीं दी। स्ट्रेंथ, है ना, और फ्रीडम, आजादी से रहने की, आजादी से बोलने की, खाने पीने की छूट, तो ये सारी चीजें स्टीम नीड में आता है। जब ये भी एक इंसान को मिल जाता है ना, तो आता है 5वीं नीड, जो कि सबसे बड़ी नीड है, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड। अब यहां पे इंसान को ये सब मिलने के बाद अब इंसान को लगता है कि मैं किसी और बड़ी चीज को करने के लिए बनाऊं, तो वो जब बड़ी चीज के पीछे लग जाएगी, जब ये सब जरूरतें पूरी हो गई, अब इंसान को लग रहा है कि नहीं, मैं कुछ और करने के लिए बनाऊं। ठीक है, और अब मुझे कुछ और करना चाहिए। बेटा बोमन ईरानी जो 3 इडियट्स में वायरस बने थे ना प्रोफेसर, वो 55 साल की उम्र में पहली पिक्चर शायद उन्होंने साइन की थी, 55 या 60 साल की उम्र में। उसके पहले वो शायद जॉब अप करते रहे होंगे। तो ये सारी, बोमन ईरानी बहुत बेस्ट एग्जांपल है। इन सारी नीड्स को पूरा करने के बाद उनको लगा मुझे एक्टिंग भी करनी चाहिए, एंड बहुत ही मतलब सीनियर एज में जाके उन्होंने एक्टिंग के करियर की शुरुआत की। यानी कि डिजायर टू बिकम द मोस्ट दैट वन कैन बी, तुम बनना क्या चाहते थे लाइफ में, ये सब पूरा कर लिया, अब वो करो जो बनना चाहते हो। तो वहां से भी मोटिवेशन निकलती है। भाई सारी चीजें यहां पे रिपीट हो रही हैं, आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। फिजियोलॉजिकल नीड्स मैंने आपको बेसिक चीजें बताई हैं, जैसे फूड, शेल्टर, वार्मथ, हेल्थ। पीला कर लेते हैं, फूड, शेल्टर, वार्मथ, हेल्थ, है ना, ये सारी चीजें जो आपके सर्वाइवल के लिए बहुत जरूरी है, ये सारी चीजें फिजियोलॉजिकल नीड्स में आती हैं। सेफ्टी नीड में आता है भैया फूड, शेल्टर, वाटर के बाद आता है आपको सेफ्टी, एंड सेफ्टी में आता है भैया कि इंडिविजुअल की सारा कंसर्न क्या है, उसकी सेफ्टी और सिक्योरिटी। फिर आपको आता है सोशल नीड में भैया फ्रेंडशिप, फैमिली, इंटीमेसी, सोशल ग्रुप। ठीक है यार, बेसिकली ना ये चार्ट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस चार्ट की आप स्क्रीनशॉट ले लो और इसी से आप ये अगर सारे पॉइंट लिख दोगे ना, तो आपका वैसे ही पैराग्राफ अच्छा तरीके से तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो 3rd लेवल की हायरार्की थ्योरी में क्या लिखा हुआ है कि एक इंसान को जीवन बिताने के लिए लव और बिलोंगिंगनेस भी चाहिए होता है, एंड ह्यूमन बिहेवियर इमोशन से बन के निकलता है। इंसान और जानवरों में यही फर्क है, इंसान के अंदर भावनाएं हैं, इमोशंस हैं। ठीक है, तो ये सारे इमोशंस लाने के तरीके हैं। स्टीम नीड में आता है कि बंदा अपने आप को सोसाइटी में कहां देखता है, सोसाइटी में उसकी इंपॉर्टेंस है नहीं है, सेल्फ रिस्पेक्ट है नहीं है, ये सारी चीजें आती हैं इसमें। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन में आता है कि इंसान एक्चुअली में बनना क्या चाहता है। ठीक है ना, कि भैया मैं ऐसा करना चाहता हूं, या अपनी फुल पोटेंशियल से काम करके अपनी इस एबिलिटी को बाहर निकालना चाहता हूं। तो वो सारी चीजें कहां आती हैं, यहां पे आती हैं। अच्छा, अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम लोग ना हर चीज को ऑर्गेनाइजेशन से रिलेट करके पढ़ेंगे। ऑर्गेनाइजेशन में एक एम्प्लॉय जो है, आपको क्या लगता है एक एम्प्लॉय का सबसे बड़ा मोटिवेशन का साधन क्या होगा? मैनेजर की प्यारी प्यारी बातें, या कोई पोजीशन, या कुछ और? क्या लगता है आपको, ये होगा ना? एक एम्प्लॉय, बेटा एम्प्लॉय सरकारी हो चाहे प्राइवेट हो, कहते हैं नौकर या नौकरी, नौकरी कहते हैं ना, नौकरी माने नौकर, नौकरी वर्ड में ही नौकर है। नौकर माने क्या, जो किसी और के लिए काम करे और उसके बदले में उसको पैसे मिले। सरकारी नौकर या प्राइवेट नौकर, नौकर तो नौकर, नौकर वो होता है जो काम करता है किसी के लिए पैसे के लिए। सिंपल सी बात बता रहा हूं, इसलिए तो नौकरी कहते हैं ना। अब नौकर काम कर ही क्यों रहा है, उसके पीछे एक ही रीजन है, 200 साल पहले भी था, 200 साल बाद भी रहेगा और अभी भी है। बताओ क्या? कि ना बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। अब
पैसे के लिए हर आदमी काम कर रहा है, तो अब इंसेंटिव, मोटिवेशन के इंसेंटिव भी अलग अलग हो सकते हैं। सबसे पहला आता है फाइनेंशियल इंसेंटिव। फाइनेंशियल इंसेंटिव वो इंसेंटिव होते हैं जो कि मनी के टर्म्स में मेजर किए जा सके, जिनको पैसों में तोला जा सके, जिनको पैसों में मेजर किया जा सके। एम्प्लॉयज को दी जाने वाली ऐसी चीजें जिनको मनी में मेजर आप कर सकते हैं। सबसे पहला, एम्प्लॉय की बेसिक सैलरी और कुछ अलाउंसेस, जैसे कार अलाउंस, जैसे हाउस रेंट का अलाउंस, जो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को देता है। ठीक है। प्रॉफिट शेयरिंग, एम्प्लॉयर ने कहा तुम्हारी वजह से एम्प्लॉय, मान लो एम्प्लॉय का नाम श्याम है, श्याम तुम्हारी वजह से बहुत पैसा कमाया हम लोगों ने, ये लो 1000 करोड़ रुपए का प्रॉफिट हुआ है, 1 लाख तुम भी रख लो। ठीक है ना, तुम्हारी वजह से, तुम्हारे लिखे हुए सॉफ्टवेयर से 1000 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है, ये लो 1 लाख रुपए तुम भी रख लो। प्रॉफिट शेयरिंग, यार श्याम तुम बहुत अच्छे मैनेजर हो, क्या हमारी कंपनी में पार्टनर बनोगे? तो उसको अपनी कंपनी की को पार्टनरशिप दे देना कि हम भैया तुम मेरी कंपनी के पार्टनर ही हो गए। दिवाली होली पे बोनस दे देना, सेल्समैन को कमीशन दे देना कि हाँ भाई तूने अपना टारगेट अचीव कर लिया, ये ले कमीशन ले। और फिर आता है सजेशन सिस्टम। सजेशन सिस्टम समझते हो? सजेशन सिस्टम बोले तो कि हाँ भाई कह सकते हैं ना कि आपका एम्प्लॉयर ने कहा कि कोई भी एम्प्लॉय अगर हमको अच्छा सजेशन देगा ना और उसका सजेशन काम आ गया ना, तो हम क्या करने वाले हैं, हम करने वाले हैं उसको रिवॉर्ड देंगे, इंसेंटिव देंगे, इनाम देंगे। जैसे राजा महाराजा के टाइम पे क्या होता था, कोई दास आता था और बढ़िया से कोई खबर सुनाता था, तो मतलब राजा क्या करता था, चेन निकाली दे दी, ले जा, जा खुश रहे। ठीक है, कुछ ऐसा कि अगर तुमने अच्छा सजेशन दे दिया तो हम तुमको रिवॉर्ड देंगे। ये सारे पैसे के कहीं ना कहीं आप मेजर कर सकते हो, एंड इन सारी चीजों से एक एम्प्लॉय मोटिवेट होता है। अब कुछ चीजें ऐसी भी हैं जो पैसे में मेजर तो नहीं कर सकते लेकिन एम्प्लॉय को मोटिवेट करती हैं। द इंसेंटिव्स विच कैन नॉट बी कैलकुलेटेड इन टर्म्स ऑफ मनी आर नोन एज फाइनेंशियल, नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव। जो इंसेंटिव है ना वो आप मनी के टर्म्स में मेजर नहीं कर सकते हैं, इन्हें कहते हैं हम नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव। ठीक है, जैसे सबसे पहला स्टेटस कि आपको भाई कोई पोजीशन ऑफर कर दी जाए। फिर आता है ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में सब कुछ फ्री है। फ्री का मतलब है कि आपको काम करने की छूट दी गई है, ऑटोनॉमी दी गई है। ऑर्गेनाइजेशन में सब लोग बहुत अच्छे हैं और कोई दिक्कत नहीं है, क्लाइमेट बहुत अच्छा है। करियर एडवांसमेंट, हमने अपने एम्प्लॉयज को कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटीज दी जिनसे वो अपने करियर को और अच्छा बना सकते हैं। कुछ ऐसी पढ़ाई करवा दी, छुट्टियां दे दी पेपर के लिए, एग्जाम्स के लिए। जॉब एनरिचमेंट, किसी भी इंसान की जॉब में रिस्पॉन्सिबिलिटीज को कम कर देना, पैसे को बढ़ा देना, ये सब जॉब एनरिचमेंट में आता है कि हाँ भाई पहले आप 10 काम करते थे, अब आप 5 ही काम करो, अच्छे से करो, है ना। एम्प्लॉय रिकॉग्निशन, किसी भी इंसान के लिए ना तारीफ एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है। अगर किसी एम्प्लॉय ने अच्छा काम किया और आपने उसकी तारीफ की है तो वो मोटिवेटेड फील करेगा। यानी कि एम्प्लॉय रिकॉग्निशन, आप कुछ मत करिए, अगर मैनेजर कुछ ना करे, अगर भरी सभा में एम्प्लॉय के लिए तालियां बजवा देगा ना तो अच्छा रहेगा। ठीक है। फिर आता है बच्चों जॉब सिक्योरिटी, यानी कि एक एम्प्लॉय को यह फील हो कि ये कंपनी मुझे निकालेगी नहीं, तो भी वो अच्छे से काम करता है, मोटिवेट जो है फील करता है। एम्प्लॉय पार्टिसिपेशन, मैनेजमेंट के डिसीजंस में एम्प्लॉय भी हमारा पार्टिसिपेट करे, एम्प्लॉय का भी इंपॉर्टेंट रोल हो, यहां से भी कहानी मोटिवेशन की शुरू होती है। और ऑटोनॉमी, ऑटोनॉमी मतलब एम्प्लॉय को जो मर्जी हो वो अपने हिसाब से कर सकता है। इन सारी चीजों से स्क्रीनशॉट ले लो, इन सारी चीजों से एक बंदा मोटिवेट होता है और इन सारी चीजों में पैसा इंक्लूडेड नहीं होता है, विच कैन नॉट बी कैलकुलेटेड इन टर्म्स ऑफ मनी। ठीक है, और इन सारी चीजों में पैसा इंक्लूड होता है फाइनेंशियल इंसेंटिव में। आई होप बच्चों की आपको बात समझ में आ गई होगी। लेकिन यार थैंक यू वेरी मच सबसे पहले तो सेशन को ज्वाइन करने के लिए। लेकिन आपको एक बहुत ही अच्छी सी चीज बताने वाला हूं, ध्यान से सुनना कि यार देखो बोर्ड्स अब आपका ना हाफ ईयरली नजदीक आ रहा है। हाफ ईयरली इधर सितंबर तक खत्म हो जाएगा, जिसमें आपका सिलेबस जहां तक कंट्रोलिंग तक आ रहा है। हाफ ईयरली खत्म हो जाएगा, फिर उसके बाद क्या, फिर उसके बाद प्री बोर्ड आएगा बेटा नवंबर दिसंबर में, एंड फिर आपका सेकंड प्री बोर्ड आएगा जनवरी में, एंड फरवरी में आप जानते हो कि भैया आपके बोर्ड्स के डेट शीट आ जाएगी एंड फरवरी से पेपर शुरू हो जाएंगे। जो टाइम पीरियड है बोर्ड्स के पेपर का वो ऑलरेडी आपके सीबीएसई बोर्ड ने डिस्कस कर दिया है। तो आपको यार ये पता है कि समय बहुत कम बचा है आपके पास, एंड आपको ये भी पता है कि यार क्लास 12th में ना जम के मेहनत करना बहुत जरूरी हो जाता है आपके लिए, क्योंकि क्लास 12th में अगर मेहनत करते हैं तो सीयूईटी के लिए भी एक माहौल बनता है, अच्छे कॉलेज में एडमिशन भी मिलता है, एंड फिर आगे की लाइफ भी बहुत आसान बन जाती है।
ठीक है, तो आपके लिए यार अड्डा 24/7 की तरफ से एक बहुत ही शानदार चीज है एंड उस चीज का नाम है इग्नाइट बैच। अब इग्नाइट बैच में आपको क्या करना है, जाके इग्नाइट बैच में अगर आप चाहते हो, देखो मैं बेसिकली कंपैरिजन तो नहीं करना चाहता हूं कि भाई कहीं कहां भी कैसे भी पढ़ाई हो रही हो, ठीक है, हर आदमी हर टीचर अपनी अच्छी पढ़ाई करवाना चाहता है, बट फिर भी मैं आपको एक अगर मॉनिटरी टर्म्स में बताऊं तो अभी चलो उसके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है ना, आपको सबसे पहले तो अड्डा 24/7 की एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है प्ले स्टोर से, है ना। और आप अगर लैपटॉप या डेस्कटॉप पे खोलते हो ना, तो वहां पे आपको कुछ ऐसा दिखेगा, ऑल कोर्सेज में जाने का, और यहां पे लिखा हुआ है K12 स्कूल या K12 यहां पे दिख रहा है, तो इस K12 में जाओ। K12 में जाओगे ना तो देखो क्या लिखा हुआ है, CBSE बोर्ड क्लास 12, इस पे क्लिक करो। इस पे क्लिक करने के बाद जाके आप देख लेना कि क्या क्या चीजें मिलने वाली हैं। यहां पे जैसे जाओगे ये बैच दिख रहा होगा, इग्नाइट बैच दिख रहा है। अमन सर अकाउंट्स पढ़ाते हैं, मैं बिजनेस स्टडीज पढ़ाता हूं, पूजा मैम इकोनॉमिक्स पढ़ाती है और शशांक सर मैथ्स पढ़ाते हैं। यानी कि 4 टीचर आपको मिल रहे हैं इस बैच के अंदर। मैथ्स नहीं भी पढ़ते हो तो 3 टीचर तो मिल ही रहे हैं, अकाउंट्स, बिजनेस स्टडीज, इकोनॉमिक्स। इस बैच में आपको बहुत सारी चीजें मिलती हैं, मॉक टेस्ट वगैरह सब मिल जाता है करने के लिए, है ना। तो आप क्या कर सकते हो, आप इस बैच में एनरोल कर सकते हो। एंड अगर मैं प्राइस की बात करूं तो ये तो मैं डंके की चोट पे कह सकता हूं कि पूरे इंडिया में सबसे सस्ता अगर कोई बैच चल रहा है क्लास 12 के लिए तो वो ये चल रहा है। यार तुम खुद सोचो कि पेपर हो जाने तक तुम्हारा जो वो पड़ रहा है ना, जो वो पड़ रहा है ना आपका प्राइस, वो पड़ रहा है बेटा 2489। वैसे तो प्राइसिंग रखी गई थी 2999 यानी कि लगभग 3000 रुपए का, बट अगर आप कूपन कोड लगाते हो Y769, यहां पे कूपन कोड का पूछेगा ना यहां बगल में, तो यहां पे आपको टाइप करना है Y769 एंड यहां पे आपको क्या मिल जाएगा, मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा अपने बैच पे। अब तुम मुझे बताओ कि बेटा 2500 रुपए तुम्हारे बैच का पड़ रहा है किसी भी ऑफलाइन कोचिंग में, किसी भी ऑफलाइन कोचिंग में मिनिमम 1000 तो आप जाके भी पढ़ते होगे, एक सब्जेक्ट का लेते ही होंगे, और 2 सब्जेक्ट का मान लो 2000 या 2500 या 1500 कुछ तो लेते ही होंगे। अगर आप बेटा 6 से 7 महीने भी पढ़ते हो, और अगर अकाउंट्स भी पढ़ते हो ना, सिर्फ अकाउंट्स पढ़ रहे हो मान लो, और 1000 रुपए के हिसाब से दे रहे हो तो 9 महीने का 9000 हो गया। यहां पे आपको 2500 में 3 टीचर्स मिल रहे हैं जो आपको रेगुलरली पढ़ा रहे हैं, पूरा सिलेबस खत्म करा रहे हैं, मॉक टेस्ट मिल रहा है, किताबें, सब कुछ आपको क्लास 12 की प्रिपरेशन के लिए मिल जाएगा। इग्नाइट बैच नाम याद रखना, एंड इसके साथ साथ ये याद रखना कि क्लास 12 में ही है जो मौका आपको प्रूव करना है, ठीक है। ये बैच आपको ना सिर्फ हेल्प करेगा आपके सपनों को पूरा करने का, बट हम लोग ये भी समझते हैं कि आपके माँ बाप की जो भावना है ना, आपके माँ बाप ने आपको कितने स्ट्रगल से पढ़ाया, ये हमको भी पता है, आपको भी पता है, क्योंकि हम भी उसी दौर से निकले हैं। हमने भी वो सारी चीजें देखी है कि हाँ यार पैसे नहीं हुआ करते थे एंड ढूंढते थे कि क्या रिसोर्सेज कहां मिल जाएं ऑनलाइन, क्योंकि आपके पास वो रिसोर्सेज हैं, आप अपने माँ बाप के सपने को पूरा कर सकते हो कि हाँ भाई मैं स्कूल में जो फेलिसिटेशन सेरेमनी होगी उसमें मेरा नाम स्टेज पे खड़े होकर बुलाया जाए और मेरे माँ बाप को माला पहनाई जाए, उनका सम्मान हो, इतना तो आप माँ बाप को दे ही सकते हो एट द लास्ट ईयर ऑफ योर स्कूल। एंड उसके लिए हेल्प कर सकते हैं हम लोग आपके लिए, वो ये इग्नाइट बैच में ही कर सकते हैं, जहां पे आपको 2489 2500 रुपए देने हैं, क्लास 12 का पूरा सिलेबस बोर्ड तक का ये चलता रहेगा। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे कि भाई बजटेड भी है, कॉस्टली भी नहीं है, पॉकेट फ्रेंडली भी है, एंड सारी चीजें मिलने वाली हैं। आप यहां पे जाओगे तो आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी कि इस बैच के अंदर क्या क्या चीजें आपको मिल रही हैं। ये देखो यहां पे आप कॉल भी कर सकते हो अगर आपको कुछ क्वेरी आ रही है बैच रिलेटेड, आपको ये सारी चीजें, लाइव इंटरेक्टिव क्लासेस, एग्जाम के पेपर्स, डेली क्विजेस, है ना, रिकॉर्डेड वीडियोस, एनसीईआरटी सिलेबस, सारी चीजें आपको मिल जाएंगी, सारे टीचर्स के नाम यहाँ पे लिखे हुए हैं, सब कुछ। और आप स्टडी प्लान देखना चाहोगे, स्टडी प्लान भी आपको सारे टीचर्स का यहाँ पे मिल जाएगा। मैं अपना खोल के दिखा देता हूँ बिजनेस स्टडीज का। ये देखो बिजनेस स्टडीज का ये स्टडी प्लान है, एंड यहाँ पे आपको जाके इस बैच को एनरोल कर लेना है। सब कुछ कब क्या क्या पढ़ाया जा रहा है वो सब भी यहाँ पे लिखा हुआ है कि किस तारीख को मैं क्या पढ़ा रहा हूँ, क्या टाइम रहेगा, वो सारी चीजें भी यहाँ पे लिखी हुई हैं इग्नाइट बैच के अंदर। और ये बैच आज से यानी कि 18 अगस्त से जो है ये बैच शुरू हो रहा है 18 अगस्त से, तो आप इसको बैच को देख लीजिए। एंड बैकलॉग बहुत ज्यादा नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे देखो मैं आपको दोबारा रिवीजन भी करवा रहा हूँ सारे टॉपिक्स का। ये देखो तो बैकलॉग होने का कोई चांस नहीं है, दिसंबर जनवरी तक सारा सिलेबस खत्म। ठीक है बच्चों, थैंक यू वेरी मच सेशन ज्वाइन करने के लिए, थैंक यू। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं, हमने मोटिवेशन तक पढ़ लिया, अब हम लोग पढ़ेंगे इसके बाद आपका जो है कम्युनिकेशन और लीडरशिप। थैंक यू टाटा, बाय बाय, जय हिंद।